नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। फोकस कर देते हैं एक बार क्लास का, नहीं तो फिर बाद में ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसको शुरुआत से पढ़ने का जो है तैयारी शुरू करने का प्रयास किया है, पढ़ने का प्रयास किया है। तो उस प्रयास में अपन ने संविधान के जो संवैधानिक विकास के सोपान हैं उनको पढ़ा था, फिर संविधान सभा पढ़ी। अब आज जो है अपन संविधान की विशेषताएं और संविधान के स्रोत पढ़ने जा रहे हैं। और चीज मैं बताता था, ये जो क्लासें हैं ये क्लासें इन सब के लिए है। मैं बार बार क्लियर करना पड़ रहा है मुझे बार बार कि ये उसमें से नहीं है, ये इसमें से नहीं है। ये रीट के लिए है, शिक्षक भर्तियों के लिए है, ईओआरओ के लिए है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए और जेल प्रहरी के लिए। शिक्षक भर्ती में यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है क्या, ये क्या सेकंड ग्रेड के लिए है क्या। आप पॉलिटिकल साइंस का अच्छा लेवल पढ़ रहे हो और उस अच्छे लेवल को पढ़े और उस अच्छे लेवल को याद करें तो आपके कोई भी जो छोटे एग्जाम होंगे तो उनमें से क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। अब आपका एक क्वेश्चन है कि याद नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं पड़ रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा है, ऐसा किसी का कमेंट नहीं है कि इतना याद कैसे करेंगे। यार इतना याद करने की कहाँ जरूरत है। इसका लगभग 70% तो आप याद करोगे, 60% तो याद करोगे, तो 40% और एक्स्ट्रा सुनना है और एक्स्ट्रा लिख दो, आप याद रह जाएगा। मान लो 10% क्वेश्चन जो टफ आएंगे उनमें से इसमें से क्वेश्चन बैठ गया तो आपके तो 12-25 हो जाएगी, आपको तो फायदा हो जाएगा। आपको कहाँ नुकसान हो रहा है। एक्स्ट्रा पढ़ने, कम पढ़ने में नुकसान हो सकता है कि भाई अपने सिलेबस से बिल्कुल कम पढ़ रहे तो उसमें नुकसान हो सकता है। सिलेबस के लेवल का पढ़ना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब अपने सब लेके चल रहे ईओआरओ वगैरह सब जो शिक्षक भर्तियां हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पेपर आप उठा के देख लेना, फर्स्ट भाग, उन सबको लेके चल रहे तो फिर लेवल तो थोड़ा उस हिसाब से ही। दूसरा एक क्वेश्चन और एक कमेंट और आया था कि ये जो कोर्स है, ये जो क्लासेज है वो कब तक पूरी हो जाएगी। अभी तो शुरू की है, शुरू करने से पहले ही आप लोग अतरा उतावड़ा थोड़ा सा आप देखें। अभी शुरू की है, अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 दिन 4 5 7 क्लासें हुई है ना, अब मैं धड़ाधड़, ये 6ठी क्लास है जबकि 5 क्लासें हुई है और मैं फटाफट 5-7 क्लासों में मैं ये कह दूं आपको कि 10 क्लासों में इसको पॉलिटिकल को पूरा कर देंगे। संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आप थोड़ा उन चीजों को देखें कितनी क्लासों में पूरा होगा। टाइमिंग जो है इस क्लास का वही 12 बजे, जो अपने पहले ऑब्जेक्टिव वाली क्लासें आती थी वही टाइम स्लॉट जो है वो अपने को मिला है। तो उसी टाइम स्लॉट में जो है ये क्लास अपनी प्रीमियर होती है 12 बजे दोपहर 12 बजे जो है ये क्लास आपकी प्रीमियर होती है। तो आप वो बेफिक्र रहे। अब कुछ कमेंट ये थे कि जैसे अपनी जो वन लाइनर है, वन लाइनर में नहीं, वन लाइनर जिस एग्जाम के लिए बनाई गई है उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाई गई है और उस एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन है वो सारे उसमें कवर कर दिए गए। उसमें आपके कोई शंका समाधान नहीं है, आप वो चिंता नहीं करें। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल आ रहा है तो आप उसको अपडेट कर लो, आप उस जो वन लाइनर है उसको अपडेट कर लो, वो आप चिंता नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे कमेंट जो मैंने देखे हैं कमेंट और जो प्रीमियर के दौरान टीम के द्वारा जो नोटिस किए गए हैं उनको मैंने आपके शंका समाधान के रूप में रख दिया है। तो चलो अब अपन शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन संविधान की विशेषताएं और स्रोत ये टॉपिक में है। संविधान और संविधान की विशेषता ये टॉपिक में है। कल अपन पढ़ेंगे उद्देशिका, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उद्देशिका। और अब तो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है। जो बड़ा टॉपिक होगा उसकी 2 क्लासें लेके, या जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और ये आएंगे तब अपने 2-3 क्लासों में जो है उनको पूरा करेंगे। आपके कोई बाकी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, कोर्स पूरा होगा। चलो संविधान की विशेषताएं, चलो पहले तो पढ़ते हैं अपन संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं देखो, पहली विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित यानी हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये पूरी जो प्रस्तावना है, जो पूरी जो उद्देशिका है वो उद्देशिका भारत के लोगों के प्रति है, भारत के लोगों के प्रति बताई गई है, यानी लोकप्रिय और संप्रभुता पर आधारित है। एक ये संविधान जो है वो कैसा है, लोकप्रिय संविधान है और संप्रभुता पर आधारित है। किस पर आधारित है, संप्रभुता पर आधारित। ठीक है,
तो हम भारत के लोग, इससे अपने को ये क्लियर होता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता, ये निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान है। ये निर्मित है संविधान यानी बनाया गया है, लिखित है यानी लिखा हुआ है, मौखिक नहीं है, और व्यापक यानी बड़ा संविधान है। बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का संविधान है? तो भारत का संविधान, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। कैसे बड़ा है संविधान है? तो 395 तो अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। 395 अनुसूचियां है, सॉरी अनुच्छेद है, अनुसूचियां 12 है और भाग 22 है। और वर्तमान में अपन ने पढ़ा था, कल पढ़ा था कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 468। अनुसूचियां कितनी है? तो वही जो अनुसूचियां है 12, इसमें 12 लिखी, हाँ 12। और भाग कितने हैं? भाग आपको ध्यान रखना है, 25 हो गए वर्तमान में। भाग कितने? 25। अब एक कमेंट, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे जस्ट पहले कुछ 4-5 मिनट पहले एक कमेंट आया कि सर मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे 448 अनुच्छेद जो है वो मिले वर्तमान में। मैंने भी अभी तुरंत जैसे आपने ये कमेंट डाला, मैं गूगल सर्च नहीं किया, करता हूं क्लास लेने से पहले नहीं, मैं जो फैक्ट, जो ऑथेंटिक बुक्स जो होती है उनका जो डेटा है उसी को जो है वो प्रायोरिटी देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहे। तो मैंने जैसे ही सर्च किया, ये जो है ये लास्ट लेटेस्ट अपडेटेड डेटा बता रहा हूं 468। जब मैंने गूगल किया तो 470 आए, 470 अनुच्छेद आए। प्रस्तावना में जो भी चेंज किया गया है उसके तहत, उसकी अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है उसको शामिल करते हुए यहाँ टोटल अभी जो वर्तमान में गूगल किया तो 470 आए। अब आप बताओ, मैंने भी गूगल किया, आपने भी गूगल, थोड़ा ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाए। आपका सोर्स, पढ़ने का जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप कम किताबों से पढ़े, कम सोर्स से पढ़े, लेकिन सोर्स जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आपके अगर पढ़ने का सोर्स ऑथेंटिक नहीं है तो आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई जो है औचित्य नहीं रहता है। सोर्स ऑथेंटिक नहीं होगा तो आपके पढ़ने का औचित्य नहीं रहेगा। ध्यान रखें, आप कम किताबें पढ़े, सेलेक्टेड किताबें पढ़े, सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। बिना ऑथेंटिक सोर्स के नहीं पढ़ना है, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अपन कहीं से भी कुछ भी कहीं से भी उठा के पढ़ ले, ये नहीं करें। आप थोड़ा देख ले, ठीक है। तो ये चीज है। फिर एक नोट लगा के, मैं कल अपन ने इसके बारे में चर्चा भी की थी कि मौखिक अलिखित विकसित दस्तावेज वाला संविधान कहां का संविधान है? तो ब्रिटेन का। अपन ने लिखा भी था, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? कानून की जननी। कानून की जननी, कानून की जननी जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? कानून की जननी कहा जाता है। फिर तीसरी विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी जनता, जो सरकार है उसका निर्वाचन कौन करती है? तो जनता। लोकतांत्रिक है तो जनता के द्वारा जो है सरकार का जो है निर्वाचन जो है वो किया जाता है। सरकार का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। तो इसका मतलब इस संविधान में जनहित जो है वो सर्वोपरि माना गया है। जनहित, जनता का जो हित है वो सर्वोपरि माना गया है। जनता का जो हित है वो सर्वोपरि माना गया है। फिर अगली विशेषता, चौथा, कठोर अनम्य संविधान। कठोर अनम्य संविधान, कठोर अनम्य संविधान। कुछ जगह लचीला भी है, कुछ जगह लचीला भी है, लेकिन एक विशेषता यह भी है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर है, कठोर और अनम्य है। कठोर और अनम्य है। अब ये कैसे कठोर और अनम्य? क्यों? क्योंकि इसके संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है? एक कठोर और अनम्य संविधान है। भारत का संविधान कठोर एवं अनम्य संविधान है, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। वैसे अगर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान देखा जाए तो वो कहां का संविधान है? अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान के बारे में एक चीज और अपन ने पढ़ी थी कि सबसे
छोटा लिखित संविधान, लिखित सबसे छोटा लिखित संविधान। कितने अनुच्छेद है? केवल 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है? केवल 7 अनुच्छेद। अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? तो 7 अनुच्छेद। अब इस स्लाइड को वापस एक बार देख ले। विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। भारत का संविधान किस पर आधारित है? लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित यानी हम भारत के लोग, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका पूरा चित्र जो है वो पेश करती है, पूरा चित्र जो है वो प्रस्तुत करती है। फिर आगे लिखित, निर्मित, लिखित, व्यापक संविधान। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके, 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान लिखित है और बड़ा है, व्यापक है। कैसे बड़ा है संविधान है? तो इसमें जब संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियां 12 और भाग जो है वो 22, भाग जो है 22, वर्तमान में 468, 12 और 25 जो है भाग है। ठीक है, आगे फिर आगे, अब अगर लिखित में ये सबसे बड़ा है तो अलिखित में या अलिखित विकसित संविधान कहां का है? तो वो ब्रिटेन का। अलिखित विकसित संविधान कहां का है? तो है ब्रिटेन का। आगे तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र तांत्रिक गणराज्य, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सरकार का चुनाव जो है, सरकार का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के द्वारा। जब सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा तो सबसे पहला हित किसका माना जाएगा? जनहित, यानी जनता का हित। जनता का हित है वो प्रायोरिटी में रखा जाएगा। जनता का हित जो है वो कहां रखा जाएगा? प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ठीक है, फिर चौथी विशेषता, कठोर अनम्य संविधान। कठोर और अनम्य संविधान क्यों कहा जाता है? भारत के संविधान को कठोर या अनम्य संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। भारत के संविधान संशोधन की जो है वो प्रक्रिया कैसी है? जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान है वो सबसे कठोर है विश्व में। ये भी नहीं कह सकते साथ ही साथ कि विश्व में सबसे कठोर संविधान जो है भारत का। नहीं, विश्व में सबसे कठोर संविधान कहीं का है? तो वो अमेरिका का है। विश्व में सबसे कठोर जो संविधान है वो कहां का है? तो अमेरिका का, जो विश्व का लिखित सबसे छोटा संविधान है। और उस संविधान में कितने अनुच्छेद है? मात्र 7 अनुच्छेद। और ये बात किसने बताई थी? आइवर जेनिंग ने कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्लियर? चलो, अब तो आपको किताब में ही अपडेट करना है। आप लोगों की सबकी इच्छा थी, वैसे अपडेट करने का कोशिश की है, तो वन लाइनर में ये मिल जाएंगे। फिर भी आप लोग, कई लोग ऐसे जिनके पास नहीं है तो नोट्स बनाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। चलो बढ़े आगे। अब है पांचवी विशेषता, लचीला एवं नम्य संविधान। मैंने अभी जस्ट बताया था कि कठोर संविधान जब बताया तभी मैंने कहा था कुछ मामलों में लचीला संविधान भी है, कुछ मामलों में लचीला जो संविधान है वो भी है। क्या, किस मामले में? तो देखो, न्याय व्यवस्था। भारत के संविधान में जो न्याय व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है वो एक लचीली न्याय व्यवस्था। कैसी न्याय व्यवस्था? लचीली न्याय व्यवस्था। और राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति, मतलब कठोर संविधान नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि किसी भी अपराधी को जो अगर उचित कारण है तो उनको जब लगता है तो वो समाधान भी दे सकते हैं, अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि भारत का संविधान सबसे लचीला है। देखो, कठोर संविधान पढ़ा, लेकिन विश्व का सबसे कठोर संविधान भारत का संविधान नहीं है, जबकि कहां का है? अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे कठोर संविधान है। अब पढ़ रहे हैं कि भारत का संविधान कुछ मामलों में लचीला है, लेकिन पूर्णतः लचीला या सबसे लचीला संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे लचीला संविधान कहां का है? तो ब्रिटेन का। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहां का है? तो ब्रिटेन का। यह मौखिक संविधान है, हमने पढ़ा। कैसा संविधान है? मौखिक संविधान है, परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर आधारित जो संविधान है वो है परंपराओं पर आधारित संविधान है। किस पर आधारित संविधान है? परंपराओं पर। ठीक है, फिर आगे छठी विशेषता, मिश्रित संविधान। विभिन्न देशों से संकलन। अपन ने पढ़ा ये 60 देशों का जो संविधान है उसका अध्ययन किया गया। कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके जो है भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण किया गया था और बहुत सारे देशों से
अच्छी अच्छी जो विशेषताएं थी वो वहां से ग्रहण की गई थी। इसलिए भारत का संविधान जो है वो कैसा संविधान कहलाता है? मिश्रित संविधान। क्या कहलाता है? मिश्रित संविधान। विश्व के मिश्रित संविधानों का उदाहरण भारतीय संविधान। अगर ये फैक्ट अगर पूछा जाता है, कठोर पूछा जाता है संविधान, तो अमेरिका। लचीला संविधान पूछा जाता है तो ब्रिटेन। और अगर यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे मिश्रित संविधान कौन सा है, तो उदाहरण है तो भारतीय संविधान। तो कौन सा संविधान हो जाएगा? भारतीय संविधान। अब आगे नोट, लिखित संविधान की संरचना अमेरिका और भारत। लिखित संविधान की संरचना जो है अमेरिका और भारत। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहां का है? तो अमेरिका का। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहां का है? तो अमेरिका। और भारत का भी संविधान जो है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान। अब कुछ फैक्ट इसके बारे में अपन देखते हैं। लिखित संविधान पूर्ण रूपेण लिखा हुआ है। पूरा का पूरा जो संविधान है, पूरा जो भारत का संविधान है वो जो है वो लिखा हुआ है, लिखित है। कैसा है? लिखित है। पूरा का पूरा संविधान जो है वो कैसा है? लिखित। मौखिक कुछ भी बात नहीं है। जो भी चीज है संविधान में जो है वो दर्ज है या लिखित है। अब कुछ फैक्ट जो अलग से आपको याद रखने हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का संविधान है? तो भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, और विश्व का सबसे छोटा संविधान कहां का है? तो अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो कहां का है? तो अमेरिका का। ठीक है, दोनों लिखित है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया का। अब विश्व का सबसे प्रथम संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है? तो वो ब्रिटेन का। इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान। लेकिन अपने को अगर पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है, एशिया महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप का सबसे प्राचीन जो संविधान है वो जापान का संविधान। तो अभी लेटेस्ट नया एकदम लेटेस्ट जो संविधान बना है वो कहां का संविधान है? नवीनतम संविधान तो नेपाल का। पूरे विश्व में जो है राजतंत्र व्यवस्था थी, और हाल ही के कुछ पिछले वर्षों में जो है वहां चेंज करके लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की गई और वहां संविधान निर्माण किया गया। तो विश्व में सबसे नवीनतम संविधान निर्माण का उदाहरण कहां मिलता है? तो नेपाल में। कहां मिलता है? तो नेपाल में। अब विश्व का प्राचीनतम संविधान जैसा कि अपन ने बता दिया, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान जो है वो परंपराओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो मौखिक संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो कैसा संविधान है? मौखिक संविधान। और ब्रिटेन को ही कानून की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? कानून की जननी कहा जाता है। फिर आगे सबसे बड़ा अलिखित संविधान वो भी ब्रिटेन का, मैंने अभी बात बता दी। फिर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में पाया जाता है। ये तो अपने को प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी है कि विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत का। भारत के बारे में पढ़ा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो अपना भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो अपना भारत है। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर, ये एक अलग से फैक्ट याद रखना है। किसे कहा जाता था? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। देखो पांचवी विशेषता, चार तक अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ ली थी। पांचवी विशेषता लचीला एवं नम्य। पिछला लास्ट चौथी विशेषता पढ़ी थी कि कठोर संविधान है, अनम्य और कठोर संविधान है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो टफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का सबसे कठोर संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे कठोर संविधान जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। अब आगे संविधान है लचीला एवं नम्य। दोनों विशेषता आ गई। लचीला संविधान किस मामले में? तो न्याय व्यवस्था और राष्ट्रपति के द्वारा समाधान दिया जाता है, इसलिए इसे लचीला संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान कहा जाता है? लचीला संविधान। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहां का है? इसका मतलब यह नहीं कि विश्व का सबसे लचीला संविधान भी भारत का है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहां का है? तो ब्रिटेन का। अब आगे है अगली विशेषता है मिश्रित संविधान, यानी विभिन्न देशों से अपन ने पढ़ा है। दुनिया के 60 देशों का संविधान अध्ययन करते हुए कुछ देशों से लगभग 10-12 देशों से जो है अच्छी जो चीजें जो लगी, अच्छे जो प्रावधान लगे, उनको संकलित करते हुए जो है संविधान का निर्माण किया गया, तो मिश्रित संविधान। और विश्व का एकमात्र या विश्व का मिश्रित संविधान का उदाहरण कौन सा है? तो भारतीय संविधान है। ठीक है, फिर आगे लिखित संविधान की संरचना अमेरिका और भारत। ठीक है, कोई नहीं है, देख लिया अपन ने। लिखित संविधान पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, कुछ भी मौखिक नहीं है।
जो संविधान में लिखा हुआ वो बात है। पूरा जो संविधान है, पूरा संविधान है वो लिखित है, मौखिक कुछ भी नहीं है। अब फिर अपन ने देखा विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो भारत का। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। एशिया का सबसे बड़ा संविधान का, सबसे प्रथम संविधान, लिखित संविधान कहाँ का है, तो जापान का। और नवीनतम संविधान कहाँ का है, तो नेपाल का। और प्राचीनतम संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। और अलिखित संविधान का उदाहरण कहाँ पर आता है, ब्रिटेन। अलिखित संविधान का उदाहरण कहाँ पर है, तो ब्रिटेन। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, तो अपने देश भारत में पाया जाता है, अपने देश भारत में पाया जाता है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, तब तक पूरा नहीं पी लेते हैं। चलो आगे। फिर आठवीं विशेषता है समाजवादी राज्य की स्थापना। समाजवादी राज्य की स्थापना। अब समाजवाद जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये सारी चीजें जब अपन उद्देशिका पढ़ेंगे तब क्लियर होगी, उद्देशिका पढ़ेंगे तब क्लियर होगी। वैसे संविधान की विशेषताएं जो है उद्देशिका पढ़ने के बाद, अगर संविधान की विशेषताएं वैसे सिलेबस में अपने संविधान और संविधान की विशेषता दे रखा है तो पहले पढ़ना पड़ता है। बाकी उद्देशिका का अध्ययन करने के बाद अगर संविधान पढ़ते हैं को विशेषताएं निकालते हैं अपन, जैसे अपन मूल कर्तव्य पढ़ ले, मूल अधिकार पढ़ ले, नीति निर्देशक तत्व पढ़ ले, इन सब चीज़ों को पढ़ के फिर विशेषता निकालते तो अपन आसानी से उसकी विशेषताएं जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये अपन जब उद्देशिका कल के टॉपिक में पढ़ेंगे तब आपके और क्लियर हो जाएगा कि समाजवाद जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। फिर इसमें सामाजिक आर्थिक समानता तथा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक आर्थिक समानता का अधिकार देता है, सामाजिक और आर्थिक समानता का अधिकार देता है, और साथ ही साथ उत्पादन साधनों पर जो नियंत्रण है वो भारतीय संविधान रखता है। ठीक है, आगे फिर अगला 9वां पॉइंट, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो भी उसी समय जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 जब समाजवाद जोड़ा गया उसी के साथ जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो भी जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो भी जोड़ा गया था। ठीक है, यानी सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान। क्लियर, आगे बढ़े। फिर है 10वां, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था, ये क्या होता है? एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भले ही छोटे छोटे राज्य बने हुए लेकिन वो सारे मिलकर एकात्मक है। वो सारे मिलकर क्या है? एकात्मक है। तो एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था यानी भारत एक है, वो राज्यों का संघ है। अलग अलग एक राज्य है लेकिन सारे मिलकर एक संघ है। सारे मिलकर क्या है? एक संघ है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। स्पीड मेरे हिसाब से सही है, थोड़ा ज्यादा हो तो मैं वापस वैसे रिवाइज करवा रहा हूं। साथ ही साथ एक राजभाषा एवं एकल नागरिकता, एक राजभाषा एवं एकल नागरिकता, एक राजभाषा एवं एकल नागरिकता का प्रावधान जो है भारतीय संविधान करता है। कैसे? तो राजभाषा जो है वो हिंदी, अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किया गया कि भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। ठीक है, फिर 13वीं विशेषता, अगली विशेषता। ये क्लियर हो गया आपके? राजभाषा, एकल नागरिकता। फिर 13वीं विशेषता, संसदात्मक शासन व्यवस्था यानी जो सरकार चलेगी वो संसद के माध्यम से चलेगी। किसके माध्यम से चलेगी? संसद के माध्यम से। यानी भारत की जो वास्तविक सत्ता है वो किसके हाथ में होगी?
संसद के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से संसद में जिसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, जिसकी सरकार बनेगी, उसकी जो मंत्री परिषद बनेगी उसके हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? उसके हाथ में। तो शासन व्यवस्था जो है वो किस पर आधारित होगी? मंत्री परिषद में। सत्ता की वास्तविक सत्ता जो है वो किस में निहित होगी? मंत्री परिषद में। किस में निहित होगी? मंत्री परिषद में। क्लियर? चलो, तो 8वीं विशेषता देखो। 8वीं विशेषता है समाजवादी राज्य की स्थापना। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और उत्पादक संसाधनों पर जो है वो समान नियंत्रण जो है वो दिया जाएगा। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान। ठीक है, फिर आगे 10वीं विशेषता। 10वीं है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। यानी अलग अलग राज्य, टुकड़ों टुकड़ों में राज्य होने के बावजूद भी, टुकड़ों टुकड़ों में राज्य मतलब टुकड़ों टुकड़ों में राज्य का मतलब होता है 28 राज्य, जैसे जो है 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें भी राज्यों में वापस जिले, लेकिन पूरा मिलाकर जो है वो कैसे क्या बनता है? एक पूरा भारत एक संघ बनता है। भारत एक क्या बनता है? संघ बनता है। ठीक है, फिर आगे एक राजभाषा और एकल नागरिकता। एक राजभाषा यानी हिंदी। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें प्रावधान किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी है, और भारत में जो है केवल एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता जो है उसको प्रावधान दिया गया। दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। और 13वीं विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। यानी जनता के द्वारा चुने गए लोगों में से जिसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, जो सरकार में बहुमत में होगा, उसके द्वारा जो मंत्री परिषद बनाई जाएगी उसमें जो है वास्तविक शक्तियां जो है भारत के सरकार संचालन की जो वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्री परिषद में निहित होगी। मंत्री परिषद में निहित होगी। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो बढ़े आगे। अब कुछ सीधे सीधे फैक्ट है, सीधी सीधी विशेषता है, उनको भी आप देख ले। वैसे अब मैंने पहले ही कहा आपको विशेषता है, आप जब मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और इनको पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाते हैं अपन विशेषताएं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड विशेषताएं या कुछ ऐसी विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है उनको ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला 14वीं विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो उच्च जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, जो भी निम्नतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका जो है वो पुनरावलोकन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा कोई योजना, कोई जो नियम है वो बनाया जाता है तो उसका भी जो है पुनरावलोकन किया जा सकता है अनुच्छेद 13 में। तो भारतीय संविधान जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का जो है प्रावधान देता है। ठीक है, आगे फिर है 15वां स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता। ये वही वापस प्रस्तावना पढ़ेंगे तब। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता। ये बंधुत्व जो है ये शब्द कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1779 में, जो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस फ्रांस की क्रांति से 1789 की फ्रांस की क्रांति से जो है ये शब्द लिए गए। स्वतंत्रता, समता यानी समानता, और बंधुत्वता। ठीक है, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर 16वां मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार जो आम जनता को प्राप्त है, नीति निर्देशक तत्व जो कि एक राज्य सरकार के कर्तव्य की तरह जो है माने जाते हैं। राज्य सरकार के जो क्या क्या कर्तव्य होते हैं, सरकार को क्या क्या ड्यूटीज का पालन करना है, वो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होते हैं। फिर 17वीं विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। वही नीति निर्देशक तत्वों का ही भाग है। नीति निर्देशक तत्वों में ही लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में नीति निर्देशक तत्व जो है उनका पालन किया जाए, और वो उनका पालन करने से ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है, हो जाएगी। फिर आगे 18वीं विशेषता वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के तहत ये जो वयस्क मताधिकार का जो है वो अधिकार दिया गया है। अब वयस्क मताधिकार में मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष। 21 से फिर इसको कर दिया गया 18 वर्ष। 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन से।
61वें संविधान संशोधन 1989 से, 1989 से जो है 1989 से जो है वो मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। क्लियर? फिर आगे 19वीं विशेषता, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों को के कल्याण की व्यवस्था। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की जो व्यवस्था है, उनके कल्याणकारी योजनाएं, उनका भी प्रावधान जो है भारतीय संविधान करता है, भारतीय संविधान करता है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इसका, सीधे सीधे फैक्ट है। ये तो थी भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या थी? विशेषताएं। अब आगे अपन पढ़ेंगे जो है वो पढ़ेंगे अपन भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, वो भी सीधे सीधे पॉइंट है, सीधे सीधे फैक्ट है, और सीधे सीधे फैक्ट है वो है आपको याद करने, और उनका विस्तृत अध्ययन जो है जब जो टॉपिक आएगा उसमें अपन विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो बढ़े आगे। चलो ये भी है 4 विशेषता, ये भी देख ले। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा नीति, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा नीति, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता तथा स्वतंत्रता, ये सब अपन जो है, और संविधान की सर्वोच्चता, ये एज इट इज जो है, ये उद्देशिका जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएगी। उद्देशिका जो है वो पढ़ेंगे तब अपने ये सारी आएगी चीजें कि न्यायिक सर्वोच्चता यानी न्याय कौन कौन से न्याय, 3 प्रकार के, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, ये भी अपन उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो 4 विशेषता है, ये भी एक्स्ट्रा 4 विशेषता आप देख ले, वैसे उसमें है लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की नीति अनुच्छेद 51 के तहत न्यायिक सर्वोच्चता, न्याय जो है वो सर्वोच्च है, में समन्वय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो है वो सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से स्वतंत्र है, ये प्रावधान, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता तथा स्वतंत्रता, और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। अब है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं अपन। संविधान निर्माण से पूर्व लगभग अपन ने पढ़ा था कल कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, इसी कारण इसे उदार का संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान कहा जाता है? उदार का संविधान। भारतीय संविधान जो है वो उदार का संविधान है। और अपन ने एक लाइन और पढ़ी थी कि भारतीय संविधान जो है वो मिश्रित संविधान है, और दुनिया में मिश्रित संविधान का उदाहरण कौन सा संविधान है? तो भारतीय संविधान है। ये अपन ने पढ़ा था, इसे उदार का संविधान, या फिर अपन एक चीज और शब्द लिख सकते हैं, मिश्रित संविधान। कैसा संविधान है? मिश्रित, मिश्रित संविधान, मिश्रित संविधान। ठीक है, आगे इसी के आधार पर अपन ने कल पढ़ा था, कल ये कोटेशन पढ़े थे, कल वाला कोटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे कोटेशन आपको याद रखने, सारे कोटेशन याद हो जाएंगे आराम से, आसानी से हो जाएंगे। आप उनको एक बार 2-3 बार पढ़ ले तो आपके क्लियर हो जाएंगे। उनमें से एक कोटेशन अपन ने बताया था कल कि आइवर जेनिंग ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। ये विशेषता में भी ले सकते, देखो मैंने अभी विशेषता पढ़ाई उस दरमियान ये बात कही थी आपको कि संविधान की विशेषताएं जो है मूल विशेषताएं आपको निकालनी है, उसके बाद जितनी विशेषताएं निकाल सकते हैं अपन उसमें से बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान को जो है वकीलों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, इंपोर्टेंट। ये कल अपन ने पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम जो है वो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और अंतरिम सरकार का विघटन हो गया, तो 16 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक संविधान सभा ने सरकार संचालन के रूप में सरकार का संचालन किया, तब 1935 के एक्ट के अधीन किया, 1935 के एक्ट के अधीन किया। ये भी अपन ने कल पढ़ा था। तो 1935 के एक्ट से मुख्य इंपोर्टेंट कौन सी चीजें ली गई? वैसे तो खूब सारी चीजें, इंपोर्टेंट कौन सी है? तो एक तो संघीय तंत्र, संघीय तंत्र यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है, एक संघ बना हुआ है, संघ के रूप में जो है वो कार्य करता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो भी कहां से ली गई है? तो वो भी 1935 के एक्ट से, न्यायपालिका। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो है
वो भी जो है 1935 के अधिनियम से। राज्यपाल का पद नहीं, राज्यपाल स्रोत जो है, संविधान के स्रोत जब भी पढ़ोगे तब आपको एज इट इज उसमें जो लाइन है उसी के हिसाब से पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से चेंज नहीं करना है। क्योंकि जो शब्द जहां आएगा, मैं अभी जब संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, जो शब्द जहां पर आएगा वो उसी हिसाब से पढ़ना है। राज्यपाल का पद कहां से, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहां से, राष्ट्रपति का पद कहां से, वो उन देशों से ही पढ़ना आपको। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली गई है, इसलिए ध्यान रखना। लोक सेवा आयोग, ये जो है ये प्रांतीय लोक सेवा आयोग। ये कौन से लोक सेवा आयोग? प्रांतीय लोक सेवा आयोग। कैसे लोक सेवा आयोग? प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है वो भी यही से किया गया। और आपातकाल के समय जो उपबंध है, आपातकाल के समय कौन कौन से उपबंध जो है वो लागू होंगे, जब अपन राष्ट्रपति जी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो आपातकाल के उपबंध है वो भी कहां से लिए गए? तो 1935 के एक्ट से। स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो बढ़े आगे। अब पढ़ते हैं इंग्लैंड। क्या पढ़ते हैं? इंग्लैंड। इसको हटा दे, ये ट्रिक वैसे आपको उसमें लिखी हुई है, इसको हटा दे, ठीक है। चलो इंग्लैंड से लिया गया पहला तो है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। यानी राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति जो है संविधान में जो है, भारतीय संविधान में जो प्रमुख होगा। वास्तविक शक्तियां जो है वो किस में शामिल होगी? प्रधानमंत्री जी में। ये जो है संवैधानिक स्थिति जो है वो कहां से ली गई है राष्ट्रपति की? तो इंग्लैंड से। फिर मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व 75 अनुच्छेद 75(3) के तहत कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति जी के लिए जो है उत्तरदायी होगी। ठीक है, आगे विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन, ये भी जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये भी जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। अब इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है ये शब्द भी कहां से लिया गया है? यानी विधि का शासन मतलब यही की बात यह की है, विधि का शासन मतलब बात यह की है, विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान है, प्रत्येक व्यक्ति समान है। ये प्रावधान कहां से लिया गया? तो ये भी इंग्लैंड से। अब 75 अनुच्छेद से एक चीज और आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 किसका प्रावधान करता है? महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये जो महान्यायवादी है ये भी कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड से। महान्यायवादी जो है ये भी कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड से। महान्यायवादी जो है वो भी कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड से। फिर आगे कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा उसकी जो प्रक्रिया है ये भी कहां से ली गई? तो इंग्लैंड से। कहां से ली गई? तो इंग्लैंड से। संसदीय शासन व्यवस्था यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसका जो प्रावधान है संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो कहां से ली गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो भी कहां से ली गई? तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, फिर एकल नागरिकता, और इंग्लैंड से क्या लिया गया? एकल नागरिकता। भारत में जो है वो कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता, अपन ने पढ़ा है। फिर आगे जिला कलेक्टर का पद, जिला कलेक्टर का पद वैसे भी सृजित जो किया था जिला कलेक्टर का पद वो भी अंग्रेजों की ओर से सृजित किया गया था, और जिला कलेक्टर का मूल जो पद है वो कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से। फिर महालेखा परीक्षक का पद, महालेखा परीक्षक का पद, महान्यायवादी भी और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कैग, वो भी अपन ने पढ़ा कि 1921 में इन्होंने कैग पहली बार कैग की नियुक्ति की थी। 1921 में पढ़ा अपन ने कैग की, सीएजी की। संवैधानिक विकास जब पढ़ रहे थे तो संवैधानिक विकास में अपन ने पढ़ा था कि 1921 में जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? कैग की स्थापना की थी। ये अपन ने पढ़ा है। वही 1921 में कैग की स्थापना और नरेंद्र मंडल, ये दोनों चीजें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, फिर आगे उत्तरदायित्व शासन, उत्तरदायी शासन, उत्तरदायित्व शासन, शासन का जो उत्तरदायित्व है वो भी जो है ये भी प्रावधान जो है
ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी प्रावधान जो है इंग्लैंड से लिया गया। तो इंग्लैंड से क्या क्या है, तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व 75(3) के तहत, और 75 के साथ साथ अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी का प्रावधान करता है। महान न्यायवादी भी कहां से लिया गया पद, तो इंग्लैंड से। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधि का शासन, यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, मूल अधिकार पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी। तो ये भी जो है ये कहां से ली गई है, तो इंग्लैंड से। कहां से ली गई है, इंग्लैंड से। कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी कहां से है, तो इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, कलेक्टर का पद, महालेखा परीक्षक अपन ने पढ़ा था 1921 में। 1921 में इन्होंने जो है महालेखा परीक्षक का पद है 1919 के एक्ट के तहत किया गया था, तो ये भी अपन ने पढ़ा। और उत्तरदायित्व शासन, उत्तरदायित्व शासन, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अमेरिका से। अब आगे अमेरिका से क्या क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद। देखो अब कंपेयर करके अपने को पढ़ना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। मैंने ये चीज पढ़ाते शुरुआत करते समय ही आपको ये चीज बताइए कि जहां जो शब्द जिस प्रकार से लिखा हुआ उसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए। आप मिसमैच नहीं करें, उसका इसमें इसका इसमें नहीं। वहां यहां लिखा हुआ है इंग्लैंड से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, तो संवैधानिक स्थिति ही याद रखना है। और अमेरिका से क्या लिया गया, तो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों पद जो है वो कहां से लिए गए थे, तो अमेरिका से। कहां से लिए गए थे, अमेरिका से। अब राष्ट्रपति का पद लिया गया तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये भी कहां से लिया गया प्रावधान, तो ये भी अमेरिका से। ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका से। अब राष्ट्रपति का पद लिया गया तो राष्ट्र संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये भी प्रावधान कहां से लिया गया, अमेरिका से। राष्ट्रपति से संबंधित खूब सारे प्रावधान यहां से लिए गए, ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका से। फिर तो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि भी कहां से ली गई, तो अमेरिका से। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि भी कहां से ली गई, तो अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद लिया गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, किस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो वो भी जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। ये भी प्रावधान कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। फिर आगे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है और एंड मेन जो है, मूल जो है वो क्या रहेगा, संविधान रहेगा। मूल जो है वो क्या रहेगा, संविधान रहेगा। तो ये जो है ये कहां से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया, तो ये लिया गया था संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी अपने अमेरिका से। दोहरी नागरिकता, इसका प्रावधान बाद में हटा दिया गया था, लेकिन दोहरी नागरिकता का भी यहां से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का मूल सभापति होगा। राज्यसभा का संचालन जो है वो कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। यह प्रावधान भी कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद अमेरिका से, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का प्रदेन सभापति होगा। यह प्रावधान कहां से लिया गया, तो यह भी प्रावधान जो है वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वैसे ही उसमें है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भी प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह भी लिया गया है अमेरिका से। तो न्यायपालिका की बात आई तो एक ध्यान रखना, जनहित याचिका। जनहित याचिका का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है, तो वो भी लिया गया है अमेरिका से। जनहित याचिका का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से। और भारत में जनहित याचिका का जनक तो पीएन भगवती जो है उन्हें जो है भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, पीएन भगवती जी को। पीएन भगवती जी को। आगे फिर पढ़ते, मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो ये भी लिए गए अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन अपन ने पढ़ा संविधान की विशेषताओं में पढ़ा कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी सरकार के द्वारा कोई कानून नियम बनाया गया है तो उसका जो है वो संविधान न्यायपालिका जो है उसका पुनरावलोकन कर सकती है। न्यायपालिका जो है वो पुनरावलोकन कर सकती है। विधि का समान संरक्षण, विधि का सभी व्यक्तियों को जो है
वो समान रूप से संरक्षण करना, ये भी प्रावधान कहां से लिया गया? तो ये भी प्रावधान जो है वो अमेरिका से लिया गया। फिर न्यायाधीशों को पद मुक्त करना यानी महाभियोग, न्यायाधीशों पर भी महाभियोग जो है उसका प्रावधान कहां से लिया गया? तो ये भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यहीं से, और न्यायाधीशों पर जो है महाभियोग है वो भी कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। फिर आगे संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये भी कहां से लिया गया है? तो ये भी जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। भारत का संविधान लिखित होगा या निर्मित होगा, ये भी कहां से लिया गया? अमेरिका। सीधी सी बात है, दुनिया का सबसे पुराना जो है लिखित संविधान कहां का है? तो अमेरिका का है। भारत का भी लिखित संविधान बनाया गया, तो ये तो सीधी सी बात है कि उसका अनुसरण करते हुए, अमेरिका के संविधान का अनुसरण करते हुए जो है ये जो संविधान है वो लिखित या निर्मित संविधान बनाया। फिर प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना और उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका जो है वो कहां से ली गई? तो उद्देशिका और प्रस्तावना जो है वो कहां से ली गई? तो अमेरिका से। कहां से ली गई? अमेरिका से। आगे है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है, आपातकाल के उपबंध जो है वो कहां से लिए गए? तो 1935 के एक्ट के। आपातकाल के उपबंध कहां से लिए गए? तो 1935 के एक्ट के तहत। लेकिन वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो आगे बढ़े। अब आता है कनाडा। नेक्स्ट जो राष्ट्र है, नेक्स्ट जो देश है वो आता है कनाडा। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया? तो संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के मध्य जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है इसका प्रावधान कहां से लिया गया? तो इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास होंगे, यानी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के जो विषय है वो संघ सरकार के पास होंगे, यानी केंद्र सरकार के पास होंगे। उसका जो मूल जो चीजें हैं या मूल जो अधिकार है, एक प्रकार से समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय, उन पर अधिकार किसका होगा? तो उन पर जो है वो संघ सरकार का या केंद्र सरकार का होगा। संघात्मक शासन, ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? तो कनाडा से। इनमें से सीधे सीधे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ज्यादा विस्तार में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसके बारे में गहराई में या ज्यादा जो विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको फैक्ट याद होना चाहिए, बाकी चीजें विस्तार से तो अपन जब उन टॉपिक को पढ़ेंगे, संबंधित टॉपिक को तो पढ़ना ही है, सीधी सी बात है। आपको मूल पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से ली गई, कौन सी चीज कहां से ली गई, ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी। यह प्रावधान भी कहां से लिया गया? तो कनाडा से। यह भी प्रावधान कहां से लिया गया? तो कनाडा से। राज्यों, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास रहेगी। यह प्रावधान कहां से लिया गया? यह कनाडा से। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघ की व्यवस्था, यह कहां से ली गई? तो यह भी कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह प्रावधान भी कहां से लिया गया? तो कनाडा से। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट देश जो है वो है आयरलैंड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी वहां मूल अधिकार वगैरह वो तो इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण जो एक्ट, महत्वपूर्ण प्रावधान साबित होते हैं, तो वो नीति निर्देशक तत्व है, वो कहां से उसका प्रावधान कहां से लिया गया? तो वो लिया गया आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये वेरी मोस्ट, इसको आप वेरी मोस्ट कर दें, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ा अमेरिका से क्या लिया गया था? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया था। राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया? तो अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेंगे?
निर्वाचन मंडल में कौन होगा, निर्वाचक मंडल में कौन होगा, तो निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। ध्यान रखना, मैंने हर बार जब शुरू किया तभी ये लाइन यही कही है कि जहां से जो शब्द एज इट इज जो शब्द है वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा शब्द इधर उधर हुआ और गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फिर आगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, यह प्रावधान भी कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति से संबंधित दो प्रावधान, एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो कहां से लिया गया, आयरलैंड से। कहां से लिया गया, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति जी जो है वो 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, यह प्रावधान भी कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। और एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से, ठीक है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया। वापस वही प्रश्न, वापस उसी तरह का प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा। अब प्रश्न यहां बनता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना कौन से संविधान से ली गई, कौन से देश से ली गई, तो उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ली गई, अमेरिका से ली गई है। वही बात हुई, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। पद और निर्वाचन तो है अमेरिका से, लेकिन निर्वाचक मंडल जो है वो आयरलैंड से। उसी प्रकार से प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रावधान होगा, प्रस्तावना या उद्देशिका होगी, इसका प्रावधान कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा, मैं भी वहां बोल रहा था लेकिन रो की बात, भाषा तुरंत से याद आ गया कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा जब पूछी जाएगी तो प्रस्तावना की भाषा आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। यही फर्क होता है प्रश्नों में, इतना सा ही फर्क होता है। और इसमें अपन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। प्रश्न कब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में सही नहीं है। फिर वहां फिर ये फैक्ट दिए होते हैं कि भाई ये इसका प्रावधान यहाँ से लिया गया, इस भाषा का प्रावधान कूट 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। वहां फिर थोड़ी समस्या होती है, वहां फिर क्वेश्चन भी बड़ा होता है और थोड़ा भाषा का इधर उधर होते हैं, अपने गड़बड़ हो जाती है। तो प्रस्तावना की भाषा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाषा पूछे तो कहां से ली गई प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना का प्रावधान कहां से किया गया, तो अमेरिका से। क्लियर। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है वो अवशिष्ट सूची अलग है, वो तो इस पर अधिकार सरकार के पास होगा, वो अलग चीज है। लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। और संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, पहली बार जब सरकार का गठन होगा, लोकसभा का गठन होगा, तब एक संयुक्त अधिवेशन आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया इंपोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से। एक तो प्रस्तावना की भाषा, जबकि प्रस्तावना या उद्देशिका मूल रूप से कहां से ली गई है, अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची और संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। आगे चलो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे, फिर आता है फ्रांस। फ्रांस गणराज्य व्यवस्था। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, इसकी व्यवस्था जो है वो कहां से ली गई, तो फ्रांस से। कहां से ली गई, फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अभी अपन ने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति से 1779 में जो फ्रांस की 90 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति से जो है ये शब्द लिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रस्तावना में कल जो क्लास होगी नेक्स्ट, उस क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रस्तावना, तब ये आपके और क्लियर हो जाएगा कि ये जो 3 शब्द हैं ये कहाँ किसकी देन है, तो फ्रांस की देन है। तो फ्रांस से 2 चीजें, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणराज्य बना था भारत, अपन ने पढ़ा था। संविधान जब लागू हो गया उसके बाद जो है ये चीज पढ़ी थी कि भारत में गणराज्यात्मक व्यवस्था जो है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी, ये चीज अपन ने पढ़ी थी। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है फ्रांस की क्रांति से ये सब जो है प्रस्तावना में जोड़े गए। किसमें जोड़े गए, प्रस्तावना में। फिर आती है 8वां नंबर पर आता है सोवियत संघ या रूस। सोवियत संघ या रूस। अमेरिका जो है वो अधिकार देता है, अमेरिका जो है वो अधिकार देता है, मूल अधिकार, और रूस जो है मूल कर्तव्य देता है। रूस से काम क्या क्या मिला है, मूल कर्तव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य। रूस से जो क्या मिला है, मूल कर्तव्य। फिर आर्थिक नियोजन, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो है
आर्थिक नियोजन यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो किसकी देन है? तो पंचवर्षीय योजनाएं भी जो है वो सोवियत संघ या रूस की देन है। पंचवर्षीय योजनाएं भी सोवियत संघ या रूस की देन है, सोवियत संघ या रूस की देन है। फिर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा, ये भी प्रस्तावना में, प्रस्तावना, और ये प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है, तो ये कहाँ से, किसकी देन है? तो ये भी जो है वो रूस की देन है, ध्यान रखना। एक तो मूल कर्तव्य, एक आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं, और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा है, वो कहाँ से प्रस्तावना में जोड़ी गई है? तो वो भी जोड़ी गई है सोवियत संघ या रूस से। फिर आते हैं अगला, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या प्रावधान लिए गए? 2 इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ये सवाल पूछे हुए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का तरीका, यानी राज्यसभा में सदस्य जो है वो किस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव करके जो है वो राज्यसभा में सदस्यों को जो शामिल किया जाएगा या सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा, उसका प्रावधान जो है वो भी कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर? संविधान संशोधन। और ये फिर आता है जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा जो मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, आपातकाल के समय आपातकालीन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है, मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा, वो जो है वो कहां से लिया गया है? तो वो जो है राष्ट्रपति जी द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, ये प्रावधान कहां से लिया गया? तो ये जर्मनी से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का निलंबन करेंगे राष्ट्रपति जी, ये शक्ति राष्ट्रपति जी को जो है वो कहां से दी गई है? तो जर्मनी से। फिर है लास्ट बट नॉट लीस्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां की देन है? तो ये जापान की देन है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यहां आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखना आप, यहां आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां आया विधि का शासन, यहां आया विधि का शासन या विधि के समक्ष संचालन, और एक आया विधि का समान संरक्षण। 3 शब्द हैं, तीनों जगह अलग अलग जो है वो उसका ग्रहण करने की जगह जो है, ग्रहण करने का जो देश है वो अलग अलग है तीनों जगह। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाते समय हर बार 2, 3, 4 बार ये चीज कही है कि आपको ध्यान रखना है, जो शब्द जिस प्रकार से जिस देश से दिया गया है उसी प्रकार से आपको है वो याद करनी है चीजें, ठीक है। तो ये जो थे वो संविधान के स्रोत एवं संविधान की जो विशेषताएं हैं वो टॉपिक था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। संविधान की विशेषताएं, देखो पहली विशेषता अपन ने पढ़ी थी कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, यानी हम भारत के लोग, इसका प्रावधान। निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान, निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान। निर्मित यानी बनाया गया संविधान है, लिखित संविधान है और बड़ा संविधान है। जब संविधान बना 395, 12 और 22, और वर्तमान में लास्ट अपडेटेड 468, अनुसूचिया 12 और भाग 25 है। तो मौखिक, लिखित और विकसित दस्तावेज जो कहीं का है, ये तो भारत का तो लिखित है। अलिखित संविधान या मौखिक संविधान जो है या विकसित संविधान, दुनिया का सबसे विकसित संविधान जो है वो कहाँ का है? तो ब्रिटेन का। कहाँ का है? तो ब्रिटेन का। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र तांत्रिक गणराज्य, ये अपन जो प्रस्तावना है उसका भाग है, यानी जनता के द्वारा जो है सरकार का चुनाव किया जाएगा, जनता ही सरकार को जो चुनकर है वो लोकसभा में और राज्यसभा में तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। सरकार का निर्माण जो है वो जनता द्वारा किया जाएगा, इसलिए उसमें सर्वोपरि हित किसका होगा? तो जनता का हित होगा। कठोर अनम्य संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कठोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का संविधान सबसे कठोर है। सबसे कठोर कहीं का संविधान है तो वो अमेरिका का संविधान है। लचीला एवं नम्य संविधान, यानी न्याय व्यवस्था जो है वो लचीली न्याय व्यवस्था है और राष्ट्रपति जी को जो है समाधान की शक्ति दी हुई है।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया का सबसे लचीला संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे लचीला संविधान जो है वो कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। भारतीय संविधान की मूल विशेषता यानी मुख्य विशेषता एक मानी जाएगी तो ये मानी जाएगी कि भारत का संविधान जो है वो एक मिश्रित संविधान का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 60 देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए और कुछ देशों से मूल जो चीजें हैं वो शामिल करते हुए संविधान का निर्माण किया गया है, इसलिए भारत का संविधान जो है वो मिश्रित संविधान का उदाहरण है। फिर लिखित संविधान पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है विश्व का, तो भारत का। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो जापान का। नवीनतम संविधान कहाँ का, अभी लेटेस्ट पूरे विश्व में, तो नेपाल का। तो नवीनतम है तो सबसे पुराना संविधान कहाँ का विश्व का, तो ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का अलिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान या सबसे बड़ा अलिखित संविधान कहाँ का है, तो वो है ब्रिटेन का। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है, तो भारत में। कहां पर स्थित है, तो भारत में। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। आगे, समाजवादी राज्य की स्थापना, समाजवाद शब्द जो है और पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये दोनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो जोड़े गए थे। और समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और उत्पादन से संबंधित समानता, और पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है सर्वधर्म समान जो है कि भावना जो राज्य वो विकसित करेगा। फिर एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक, यानी अलग अलग राज्य होते हुए भी, अलग अलग जगह होते हुए भी, मतलब अनेकता में एकता का भाव, अनेकता में एकता का भाव संघ के रूप में जो है वो कार्य करेगा। देश की एक राजभाषा होगी, एकल नागरिकता, ये जो दो प्रावधान है ये भी इसकी विशेषता है। और राजभाषा हिंदी 343 से 351 अनुच्छेद में, और एकल नागरिकता। फिर संसदात्मक शासन व्यवस्था रहेगी, यानी वास्तविक शक्ति जो है वो, सत्ता की वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होगी। किसमें निहित होगी, मंत्री परिषद में। आगे बढ़े, फिर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो नियम कानून जो संसद द्वारा बनाए गए हैं उनका सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक बार न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। फिर स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, अपन ने पढ़ा, 2 बार पढ़ा इस चीज को कि ये फ्रांस की क्रांति से दिए हुए शब्द थे। 1789 में जो क्रांति हुई थी उससे जो है वो शब्द ये मिले थे। ये जो तीनों शब्द हैं ये भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व स्थित है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यही नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एक राज्य सरकार की जो है वो कर्तव्य है। फिर वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326 के तहत जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है सरकार का चयन किया जाएगा। 21 वर्ष की आयु थी पहले मत देने की, लेकिन 1989 वही 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संशोधित करते हुए जो है ये आयु जो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आयु जो है घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की नीति, अनुच्छेद 51। न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया, यानी न्याय जो है वो सर्वोच्च, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका भी जो प्रावधान है, इसकी जो विशेषता है वो संविधान में दिखने को मिलती है। फिर अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की स्वतंत्रता, ये भी उद्देशिका जब पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा जाएगा। अवसर और प्रतिष्ठा जो है उसकी समानता की स्वतंत्रता है। और साथ ही साथ संविधान जो है पूरे भारत में जो है संविधान जो है वो सर्वोच्च है, संविधान जो है वो मूल है, संविधान जो है वो सब कुछ है। इस संविधान की जो सर्वोच्चता है वो मानी जाती है। फिर आगे, फिर है संविधान के विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में अपन ने पढ़ा कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, इसलिए इसे उदार का संविधान या मिश्रित संविधान भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान को आइवर जैनिंग ने क्या कहा, वकीलों का स्वर्गीय, अपन कल पढ़ चुके हैं। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो प्रभाव है, सर्वाधिक जो सबसे बड़ा स्रोत है तो 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट से मूल रूप से संघीय तंत्र, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग और आपातकाल के उपबंध ये लिए गए। इंग्लैंड से संवैधानिक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) के तहत और 76 के तहत माय न्यायवादी, महालेखा परीक्षक और विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधि का शासन यानी विधि के समक्ष समानता, ये जो है प्रावधान ये भी कहां से लिया गया, इंग्लैंड से। कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी इंग्लैंड से ली गई। संसदीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा ये भी कहां से ली गई, तो इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, कलेक्टर का पद और उत्तरदायित्व शासन।
फिर आगे अमेरिका से, तो अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद लिया गया तो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि भी यहीं से ली गई, और राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग है वो भी कहां से लिया गया, वो भी लिया गया अमेरिका से। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी प्रावधान कहां से लिया गया, तो ये लिया गया अमेरिका से। और सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा राष्ट्रपति, तो ये भी जो है वो कहां से लिया गया, ये सारी चीजें जो है वो राष्ट्रपति जी के बारे में है। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई, तो ये ली गई अपने अमेरिका से। फिर उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका भी प्रावधान कहां से लिया गया, अमेरिका से। संविधान सर्वोच्च होगा, ये भी प्रावधान अमेरिका से, और दोहरी नागरिकता भी जो है वो अमेरिका से ली गई। फिर आगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, ये भी जो प्रावधान है ये भी अमेरिका से लिया गया। और इसी के साथ साथ जनहित याचिका जो है, इसका प्रावधान भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। जनहित याचिका के जनक भारत में जो है वो पीएन भगवती जी को माना जाता है, पीएन भगवती जी को माना जाता है। मूल अधिकार मैंने बताया कि मूल अधिकार यहाँ से और रूस से जो है वो मूल कर्तव्य लिए गए। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है वो भी कहां से लिया गया, तो वो भी लिया गया अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण, मैंने बताया विधि वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। फिर न्यायाधीशों को पद मुक्त करना यानी महाभियोग न्यायाधीशों पर, और संविधान संशोधन के तहत राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन, कोई कुछ संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो अनुमोदन आवश्यक है, तो वो भी प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया। लिखित एवं निर्मित संविधान, भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित होगा, ये भी जो प्रावधान है वो इनडायरेक्ट अमेरिका से हो ही गया, क्योंकि लिखित और जो निर्मित संविधान का प्राचीनतम उदाहरण जो है वो अमेरिका का था, तो ये सीधी सी बात है। फिर प्रस्तावना जो है या उद्देशिका जो है, वो उद्देशिका या प्रस्तावना अमेरिका से ली गई, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना और उद्देशिका की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और वित्तीय आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। फिर कनाडा से संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट विषय जो है वो संघ सरकार के पास रहेंगे, इसका प्रावधान। संघात्मक शासन, ये इंपॉर्टेंट है, संघात्मक शासन जो है वो उसकी व्यवस्था कहां से ली गई, तो ये भी कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा की जाएगी, इसका भी प्रावधान जो है वो कहां से किया गया, कनाडा से। फिर आगे आयरलैंड से क्या क्या क्या, तो एक तो निधि निर्देशक तत्व, एक राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निधि निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल जो है वो भी कहां से लिया गया, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राज्यसभा में किया जाएगा, ये भी प्रावधान आयरलैंड से। निर्वाचन विधि जो है वो अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति जी का निर्वाचन मंडल जो है वो आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कहां से ली गई, उद्देशिका या प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन भाषा कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची और संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़े, फ्रांस से अभी अपन ने पढ़ा गणराज्य की व्यवस्था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 1789 की 1789 की जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे ये शब्द लिए गए और ये प्रस्तावना में जोड़े गए। किसमें जोड़े गए, प्रस्तावना में। कहां जोड़े गए, प्रस्तावना में। ठीक है, आगे फिर सोवियत संघ या रूस ने, मैंने अभी जब मूल अधिकार बताया तब बताया कि मूल कर्तव्य जो है वो कहां से लिए गए, तो मूल कर्तव्य लिए गए सोवियत संघ या रूस से। आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना जो है वो भी कहां से ली गई, तो रूस से। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान जो प्रस्तावना में किया गया है ये भी किसकी देन है, तो 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार के न्याय का स्रोत है वो है आपके रूस। फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो राज्यसभा के सदस्यों को किस तरह से निर्वाचित किया जाएगा, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई, तो वो भी ली गई दक्षिण अफ्रीका से। उसके साथ साथ जर्मनी से जो है आपातकाल में राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। ये जो प्रावधान है, आपातकाल में राष्ट्रपति जी जो है मूल अधिकारों का जो है वो निलंबन कर सकते हैं, निलंबन करने का उनको अधिकार है। ये प्रावधान कहां से लिया गया, तो ये लिया गया जर्मनी से। और जापान से जो लिया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 जगह जो है विधि शब्द आया, इसलिए आपको ध्यान रखना, अमेरिका, इंग्लैंड और जापान। अमेरिका, इंग्लैंड और जापान। तो इस प्रकार से जो है वो अपने संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी जो है चीज़ वो बाकी नहीं रही होगी। कुछ बहुत गहराई की चीज़ें हैं जो मैंने कोशिश की कि इनमें जो है एक्स्ट्रा ऐड की जाए।
जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे एक प्रावधान मुझे याद आता है, कनाडा से एक प्रावधान लिया गया, अनुच्छेद 200। जब राज्यपाल अपन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को एक अधिकार है, एक अधिकार दिया गया है कि विधानसभा द्वारा जो एक्ट है पारित करके राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रपति के लिए जो है वो आरक्षित रख सकता है या रोक के रख सकता है, राष्ट्रपति जी से सलाह करने के लिए या राष्ट्रपति जी के पास भेज सकता है। ये कनाडा से प्रावधान लिया गया। ये जब राज्यपाल अपन पढ़ते हैं तब ये चीज़ें जो है वो आती हैं। अब इस क्लास में जो है वो आपके लगभग सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो फैक्ट हैं वो सारे शामिल कर दिए गए। अब मेरे हिसाब से आपकी वो भी शिकायत दूर हो गई होगी कि सर वन लाइनर से वो जो है टॉपिक जो है वो बनाई जाए। कई जो कमेंट है वो आ रहे थे, तो उनको वन लाइनर को शामिल करते हुए साथ ही साथ दूसरे अन्य फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं उनको भी शामिल करने का प्रयास किया गया। मेरी तरफ से ये प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर जो है वो दिया जाए। आप को अगर कोई लगे कि भाई यहाँ क्या किस तरह के प्रावधान है, तो ओपीडी पर ही अपनी जो है ऑब्जेक्टिव वाली क्लासें पढ़ी है राजस्थान जीके से संबंधित, उन क्लासेस को आप देख ले एक बार, तो आपको विश्वास आ जाएगा कि हाँ उन क्लासों में भी, ऑब्जेक्टिव वालों में भी मैंने ये प्रयास किया है कि टॉप क्लास से टॉप क्लास क्वेश्चन जो है वो आपके सामने पेश किए जाए, आपके सामने जो है लाए जाए, आपके सामने हल किए जाए, आपको जो है उनकी व्याख्या बताई जाए, ताकि आपका नॉलेज जो है वो बूस्ट हो, नॉलेज जो है वो नॉलेज का लेवल जो है वो बढ़े, न कि एक स्थिर जो बना हुआ है उस तरह से बना रहे। तो पानी की तरह वही है, चलायमान जो चीज़ रहती है वही फायदेमंद रहती है। तो आप जो है अपने नोट्स को भी अपडेट करते रहें और अपने ज्ञान को भी अपडेट करते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।